Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 13 हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में भी आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ रहे थे एल्केन्स, और एल्केन्स में भी आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कॉन्फॉर्मेशंस, या एल्केन्स जो है उनमें कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है ये हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्या होता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। हमने प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें डिस्कस किया आइसोमेरिज्म, और वहां पर पढ़ा आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, एक होती है स्ट्रक्चरल, दूसरी होती है स्टीरियो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, बस स्टीरियो अरेंजमेंट जो होता है ये डिफरेंट होता है। अब ये अरेंजमेंट भी किस तरीके से डिफरेंट होता है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दो टाइप की होती है, एक होती है कॉन्फॉर्मेशनल और दूसरी जो होती है वो होती है कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल तो कॉन्फॉर्मेशनल जो आइसोमेरिज्म है ये पाई जाती है एल्केन्स। अब ये किस तरीके से और क्या होता है, तो एल्केन्स जो होती है, एल्केन्स में कार्बन कार्बन के बिटवीन सिग्मा बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। कार्बन कार्बन के बिटवीन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, या वो एक या सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है। एल्केन्स कंटेन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। एल्केन्स जो होती हैं उनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिग्मा बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब देखिएगा जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ना वो किस तरीके से होता है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल around the internuclear axis of CC bond which is not disturbed due to rotation about its axis। कार्बन कार्बन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये सिग्मा बॉन्ड जो होता है बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये सिमेट्रिकल होता है। इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। किसके अलोंग, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, कार्बन का जो न्यूक्लियस, इस कार्बन का न्यूक्लियस और उससे पास होने वाला जो एक्सिस होता है उस एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रॉन है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिससे कार्बन कार्बन जो है इस सिग्मा बॉन्ड के अलोंग जब रोटेट होते हैं तो उससे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है उनके डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं आता है। इट मीन्स कार्बन कार्बन जो है इस सिग्मा बॉन्ड के अलोंग इजीली रोटेट हो सकते हैं। दिस परमिट्स फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जो कि क्या परमिट करता है, कार्बन कार्बन जो है उनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड उसके अलोंग फ्री रोटेशन को ये अलाउ कर देता है। इट मीन्स हम सीधा सा कह सकते हैं कि एल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसके अलोंग फ्री रोटेशन हो जाता है इजी। दिस रोटेशन रिजल्ट इन डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और ये जो फ्री रोटेशन होता है उससे जो कार्बन कार्बन एटम्स होते हैं इन कार्बन एटम के ऊपर और वैलेंसीज होगी, हाइड्रोजन्स जो है वो जुड़े होते हैं। तो फ्री रोटेशन होने के कारण ये जो हाइड्रोजन्स है ना इनके बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट बनते हैं इन स्पेस विच कैन चेंज इनटू वन अदर, और ये जो बहुत सारे अरेंजमेंट बनते हैं ये अरेंजमेंट एक दूसरे में कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। अब ये जितने भी अरेंजमेंट यहां से बनते हैं इन अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अदर बाय रोटेशन अराउंड सीसी सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है इस सिंगल बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन होने के कारण से क्या होता है, हाइड्रोजन के बहुत सारे या इन एटम्स के बहुत सारे अरेंजमेंट बनते हैं, और ये जो अरेंजमेंट होते हैं एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ये जितने भी टाइप के यहाँ अरेंजमेंट बनते हैं सारे के सारे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मेशंस या कॉन्फॉर्मर्स या इनको रोटामर्स कहते हैं, और दिस फिनोमिना इज नोन एज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो एल्केन्स के अंदर कार्बन कार्बन के बिटवीन सिग्मा बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन होने के कारण से एटम्स जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उनके बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट बनते हैं। दीज स्पेशल अरेंजमेंट कन्वर्ट इनटू वन अदर बाय द रोटेशन
कन्वर्ट होते रहते हैं रोटेशन के थ्रू. दीज स्पेशल अरेंजमेंट्स आर नोन एज कॉन्फॉर्मर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज. दैट्स राइट. Alkanes can thus have an infinite number of conformers, but rotation around sees a single bond. अब देखिएगा अल्केन्स में क्या होता है. अल्केन्स के अंदर ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके अलोंग फ्री रोटेशन होने से इनफाइनाइट बहुत सारे कॉन्फॉर्मर्स बनते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट अरेंजमेंट जो है वो बनते हैं रोटेशन के थ्रू और एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं. तो बहुत सारे कॉन्फॉर्मर्स का फॉर्मेशन इनके अंदर होता है एल्केन्स में. अब कौन कौन से बहुत सारे इनफाइनाइट का होता है तो हम उनको वन बाय वन एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो समझेंगे. देखिएगा अगला जो है यहाँ पर टॉपिक समझने से पहले वो है टॉर्सनल स्ट्रेन. टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है देखिएगा. रोटेशन अराउंड अ सीसी सिंगल बॉन्ड इज नॉट कंप्लीटली फ्री. कार्बन कार्बन के अलोंग ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने से इसके अलोंग जो है इजीली ये रोटेट हो सकते हैं. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का लोग रोटेशन हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंजमेंट नहीं आता, जिससे बहुत सारे अरेंजमेंट बनते हैं. अब ये जो फ्री रोटेशन है एक्चुअल में ये जो है ये फ्री नहीं होता है. इसको फ्री रोटेशन करने के लिए बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है, बहुत थोड़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इट इज हिंडर्ड बाई ए स्मॉल एनर्जी बैरियर. और कितना होता है वो एनर्जी का बैरियर 1 to 20 किलो जूल पर मोल जो है वो स्मॉल एनर्जी का बैरियर जो है वो इन बहुत सारे अरेंजमेंट के बीच में होता है. ड्यू टू वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड. ये कार्बन और ये जो कार्बन के हाइड्रोजन और ये जो हाइड्रोजन होते हैं इनके बीच में रिपल्शन होता है. रिपल्शन के कारण एनर्जी होती है और उस एनर्जी का यहाँ पर क्या होता है हिंड्रेंस होता है, हिंडर्ड होता है. तो बहुत थोड़ी सी एनर्जी जो है वो इनके ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए रिक्वायर्ड होती है. सच ए टाइप ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन. और इनके हाइड्रोजन्स के बीच या बॉन्ड के बीच में जो रिपल्शन लगता है उसी को हम क्या कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन कहते हैं. तो ये जो फ्री रोटेशन होता है फ्री नहीं होता, ये बहुत थोड़ी सी एनर्जी के बैरियर से रुका होता है. और इतनी जो एनर्जी है ये इजीली रूम टेम्परेचर पर एनवायरमेंट से मॉलिक्यूल को मिल जाती है. तो इस बैरियर को ये मॉलिक्यूल इजीली रूम टेम्परेचर पर पार कर लेता है, जिससे रूम टेम्परेचर पर ये इजीली रोटेट करते रहते हैं और कॉन्फॉर्मर्स एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं या चेंज होते रहते हैं. चलिए अब हमें समझना है कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन. इथेन के अंदर हमें कॉन्फॉर्मेशन जो है उसको अंडरस्टैंड करना है. तो हमें सारा का सारा ये जो कॉन्फॉर्मेशन ये समझ में आ जाएगा. अगर हमने इथेन का समझा है तब बाकी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें भी हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन इथेन. इथेन का मॉलिक्यूल हमें पता है C2H6 होता है. इसके अंदर दो मिथाइल ग्रुप होते हैं और वो आपस में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं. दैट्स राइट. और हर एक कार्बन जो होता है वो तीन तीन हाइड्रोजन जो है उन तीन तीन हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है. दो मिथाइल ग्रुप आपस में सिग्मा बॉन्ड की हेल्प से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है. और हर कार्बन कार्बन के ऊपर तीन तीन हाइड्रोजन जो है वो होते हैं और ये क्या है दैट इज सिग्मा. ठीक है. कंसिडरिंग द बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ इथेन. इथेन का आप समझ सकते हैं यहाँ इथेन का ये जो मॉडल है दैट इज बॉल स्टिक मॉडल जो है. कीप वन कार्बन एटम स्टेशनरी एंड रोटेट द अदर कार्बन अराउंड द CC एक्सिस. दैट्स राइट. यहाँ पर इनके रोटेशन को कॉन्फॉर्मेशन को समझने के लिए ये जो एक जो कार्बन है ये या एक जो मिथाइल ग्रुप है ये इसको हम स्टेशनरी मान लें कि ये जो है ये रोटेट नहीं होता है. ये कैसा है कि स्टेशनरी फेज में होता है, स्टेबल होता है. दूसरा जो आपका मिथाइल ग्रुप है कार्बन है वो इस सिग्मा बॉन्ड के अलोंग क्या होता है रोटेट होता है, ठीक है ना. जैसे ये सिग्मा बॉन्ड के अलोंग जो है वो रोटेट होगा, रोटेशन होने से इनफाइनाइट बहुत सारे असंख्य जो है, ठीक है ना, इनफाइनाइट इसके क्या बनेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट बनेंगे. कैसे कुछ इस तरीके से समझिए. ये कार्बन, ठीक है, ये दूसरा कार्बन ले लीजिए, दोनों कार्बन. इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन्स हैं, ये लीजिए, ये इस कार्बन के हाइड्रोजन्स हो गए हैं. ये जो कार्बन है इसके भी हाइड्रोजन्स होंगे.
इसके भी हाइड्रोजन हो गए हैं, ये लीजिए। अब इनमें से एक जो मिथाइल ग्रुप है उसको स्टेबल मान लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये आपका स्टेशनरी है, स्टेबल, ये रोटेटिंग है, तो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग ये रोटेशन करेगा। जैसे रोटेशन करेगा देखना, इस समय हाइड्रोजन इसके और इसके इनका एक स्पेशल अरेंजमेंट है। जैसे ही इसने थोड़ा सा रोटेट किया, थोड़ा सा रोटेट करते ही क्या होगा, इस कार्बन के हाइड्रोजन तो एज इट इज अपनी पोजीशन में रहेंगे, और इसके जो हाइड्रोजन से जैसे ही ये रोटेट करेगा तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, हाइड्रोजन थोड़े से इस तरीके से चेंज हो जाएगी, ठीक है, नया अरेंजमेंट बन गया। फिर थोड़ा सा रोटेट होगा तो हाइड्रोजन्स जो हैं, ठीक है ना, ये जो हाइड्रोजन है तो इसके हाइड्रोजन की पोजीशन तो वही रहेगी, वो तो चेंज होनी नहीं है। उसके जो हाइड्रोजन है उनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, रोटेट हो गया, ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये थोड़ा इधर चला गया, और रोटेट हो जाएगा, और रोटेट होता 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 और इनफाइनाइट क्या बनेंगे, इस तरीके के अरेंजमेंट जो है वो बनेंगे। This rotation result into infinite number of special arrangements of hydrogen atom attached to one carbon atom with respect to the hydrogen atom attached to the other carbon atom। एक कार्बन एटम के जो हाइड्रोजन थे उनके रेस्पेक्ट में दूसरे कार्बन के जो हाइड्रोजन एटम से उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पर बनते हैं। जितने भी यहाँ पर अरेंजमेंट बनेगी, ये और रोटेट होगा, दूसरा तीसरा चौथा, इनफाइनाइट अरेंजमेंट जो बनेंगे, इन सारे के सारे अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। इन सारे अरेंजमेंट को हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं, या इनको कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ये जितने भी अरेंजमेंट बने इनको या फिर क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मर्स कह देते हैं। तो इनफाइनाइट टाइप के अरेंजमेंट यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। अब ये जो इनफाइनाइट टाइप के अरेंजमेंट यहाँ पर बनते हैं इनको कि हम कॉन्फॉर्मर्स कह रहे हैं। There are infinite number of conformations of ethane। इनफाइनाइट टाइप के अरेंजमेंट यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन इन इनफाइनाइट टाइप के जो अरेंजमेंट बनते हैं, इन अरेंजमेंट को हम केवल तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं इनफाइनाइट बने हैं लेकिन इनकी कैटेगरी जो है तीन है, इट मीन्स ये तीन ही टाइप के बनते हैं। तीन टाइप के कौन कौन से बनते हैं वो देखिएगा। इनमें से however there are two extreme cases। तीन टाइप के बनते हैं और उन तीन में से क्या होता है, दो तो एक्सट्रीम केस होते हैं। दो एक्सट्रीम केस कौन कौन से होते हैं, पहला जो अरेंजमेंट बना है, पहला जो आइसोमर बना है, दैट इज इक्लिप्सिड कॉन्फॉर्मेशन या इक्लिप्सिड कॉन्फॉर्मर्स। इक्लिप्सिड कॉन्फॉर्मर में क्या होता है वो देखिएगा। इक्लिप्सिड जो कॉन्फॉर्मर होता है उसके अंदर क्या होता है, ऐसा कॉन्फॉर्मेशन जिसमें हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू कार्बन आर closed together as possible is called eclipsed conformation। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इक्लिप्सिड कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इक्लिप्सिड में क्या होगा, एक इस तरीके का एक्सट्रीम केस जिसमें ये दोनों के दोनों जो कार्बन होते हैं, ये कार्बन, ठीक है, इस कार्बन के वो जो तीन हाइड्रोजन है और इस कार्बन के सेकंड जो कार्बन है इसके वो जो तीन हाइड्रोजन्स होते हैं दोनों एक दूसरे के एकदम क्लोजेस्ट होते हैं। क्लोज कब होते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होते हैं ना, उस समय इसकी सीध में ये होगा, इसके बिल्कुल स्ट्रेट ये वाला होगा और इसके बिल्कुल सीध में ये वाला होगा। एक तो ये एक्सट्रीम केस बनता है और ये जो एक्सट्रीम केस बना हुआ है, ठीक है, इस कॉन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं इक्लिप्सिड कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें उसके तीनों हाइड्रोजन इसके तीनों हाइड्रोजन के एकदम क्लोज होते हैं। दूसरा जो कॉन्फॉर्मेशन होता है, दूसरा जो एक्सट्रीम केस होता है स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन नंबर 2, दैट इज सेकंड स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे हम रोटेट करेंगे हाइड्रोजन ये इससे थोड़ा दूर जाएगा और दूर जाएगा और दूर जाएगा और दूर जाते जाते एक इस तरीके की एक्सट्रीम कंडीशन बनेगी जिसमें क्या होगा, जिसमें ये जो कार्बन है इसके जो हाइड्रोजन्स होते हैं तीन ये वाले, ठीक है, और इस वाले जो कार्बन के हाइड्रोजन्स होते हैं ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं। और मैक्सिमम डिस्टेंस कब होता है वो देखिएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस तब होता है जब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसका जो हाइड्रोजन होता है एक, वो उसके दो के बिल्कुल बीच में होता है और इनके दो के बीच में इसका एक होता है। ठीक है ना, तो इस समय ये जो हाइड्रोजन है ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं।
ठीक है ना। इससे ये दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, इस वाले से ये दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं। ये एक एक्सट्रीम केस बनता है जिसमें दोनों कार्बन के हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस पर बनते हैं। दैट स्पेशल अरेंजमेंट इज नोन एज स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, दैट इज स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। और ये जो होता है जिसमें एक दूसरे के क्लोजेस्ट होते हैं दोनों के हाइड्रोजन, दैट इज इक्लिप्सिड कॉन्फॉर्मेशन। ऐसा कॉन्फॉर्मेशन इन विच हाइड्रोजन्स आर एज फार apart as possible is known as staggered conformation। एक दूसरे से जितने ज्यादा as far apart as, ठीक है ना, एक दूसरे से जितने दूर हो सकते हैं उतने दूर होते हैं, एक ये होता है, दैट इज स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा अब तीसरी सारी कंडीशन, तीसरी कौन सी है, इसमें दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के सीध में होते हैं, दोनों के हाइड्रोजन इस मिथाइल के स्टेशनरी और मूवेबल जो मिथाइल है दोनों के हाइड्रोजन एक दूसरे के क्लोज होते हैं, सीध में होते हैं। इसमें स्टेशनरी और मूवेबल के हाइड्रोजन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बीच में होते हैं। अब इनके अलावा जितनी भी और कंडीशंस बनेंगी बीच वाली, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, ये कार्बन इसके हाइड्रोजन्स तो हमने फिक्स किए हुए हैं, यहाँ पर है, ठीक है, ये लीजिए। और इसके हाइड्रोजन जो है वो देखना एक दूसरे के बिल्कुल सीध में अगर होंगे तो ये कौन सी कंडीशन बन जाएगी, ये बन जाएगी इक्लिप्सिड। एक दूसरे के बिल्कुल बीच में होंगे तो कौन सी बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी स्टैगर्ड। इनके अलावा और जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है हाइड्रोजन्स के प्रेजेंट होने की, जुड़ने की, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी किसमें आती है, स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन में आती है। एनी अदर इंटरमीडिएट कॉन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन। किस तरीके से इनफाइनाइट अरेंजमेंट बनते हैं, इनफाइनाइट जो है वो कॉन्फॉर्मेशन से बनते हैं। इथेन के अंदर जब हम एक मिथाइल को स्टेबल दूसरे को रोटेट करते हैं तो इनफाइनाइट अरेंजमेंट बनते हैं, इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशन बनते हैं। बट इनको कन्वीनियंटली हमने क्या किया है, तीन कन्फर्मेशन के अंदर सारे के सारे कन्फर्मेशन को क्लासिफाइड कर दिया है। तीन कन्फर्मेशन कौन कौन से, पहला जो है वो है आपका इक्लिप्सिड कन्फर्मेशन, दूसरा जो है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, और तीसरा जो होता है वो होता है स्क्यू कन्फर्मेशन। इक्लिप्सिड में क्या होता है, हाइड्रोजन जो होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज पोजीशन में होते हैं, स्टैगर्ड में मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं, और जो स्क्यू कन्फर्मेशन होते हैं उनके अंदर इन दोनों के बीच की जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है उन सब की सारी जो पॉसिबिलिटी है वो किसमें आते हैं, स्क्यू कन्फर्मेशन में आती है। दैट्स राइट। इस तरीके से देखिएगा, ये कार्बन है, ये बॉलिस्टिक मॉडल जो है उससे आप समझ सकते हो, ये कार्बन है, इसका एक हाइड्रोजन ये, इसका एक ये, इसका एक ये पीछे वाला, ये कार्बन एक ये, एक इधर वाला, एक उधर वाला, देखिए एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है, ठीक है। जबकि ये वाला देखिएगा, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, उसका एक हाइड्रोजन ये, एक उस तरफ होगा। ऐसे देखिएगा इसका इस कार्बन में एक ये, एक वो और एक ये, तो इसमें ये जो है देखना इन दोनों के बिटवीन ये वाला है, इन दोनों के बिटवीन इसका ये वाला है, ठीक है ना। तो ये कौन सा होगा, स्टैगर्ड होगा, और ये कौन सा है, इक्लिप्सिड होगा। और इनके बीच की जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी वो सब की सब किस में आ जाएंगे, स्क्यू कन्फर्मेशन में आ जाएंगे। अब आता है कि जितने भी कॉन्फॉर्मेशंस बने हैं इनफाइनाइट को हमने तीन कैटेगरी में जो हमने बांटा है, इन तीनों कॉन्फॉर्मेशंस को हम प्रेजेंट कैसे करें, रिप्रेजेंट इनको किस तरीके से करें। तो नेक्स्ट जो है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्लिप्सिड एंड स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशंस। ये जो इक्लिप्सिड और स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बने इनको प्रेजेंट कैसे करें। तो इनको प्रेजेंट करने के लिए दो साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके अपनाए हैं। पहला जो तरीका है वो है सोहार्स के अकॉर्डिंग, जिसको हम सोहार्स प्रोजेक्शन कहते हैं, और दूसरा होता है न्यूमान के अकॉर्डिंग, जिसे हम न्यूमान प्रोजेक्शन कहते हैं। तो वन बाई वन हमें इन कॉन्फॉर्मेशंस को प्रेजेंट करना है। पहला जो है वो है सोहार्स प्रोजेक्शन, सोहार्स के अकॉर्डिंग इन प्रोजेक्शंस को प्रेजेंट करना। अब देखिएगा सोहार्स के अकॉर्डिंग हम प्रोजेक्शन किस तरीके से करते हैं बेटा, देखिए इन दिस प्रोजेक्शन द मॉलिक्यूल इज वाइड अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। इसमें क्या किया जाता है, जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल को उनका जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है उसके अलोंग हम देखते हैं। इन दिस इट इज देन प्रोजेक्टेड ऑन पेपर। मॉलिक्यूल के एक्सिस का अलोंग देखने के बाद उसे पेपर के ऊपर प्रोजेक्टेड करना है। और पेपर पर प्रोजेक्टेड कैसे करेंगे, प्रोजेक्टेड ऑन पेपर बाय ड्रॉइंग द सेंट्रल कार्बन कार्बन बॉन्ड एज अ समवट लॉन्गर स्ट्रेट लाइन।
ठीक है। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है, इसमें जो कार्बन कार्बन का ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस स्ट्रेट लाइन को क्या करना है? स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं बनानी है, इसको एकदम सीधा ऐसे नहीं बनाना है। अपर एंड जो है, इस लाइन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ऑफ द लाइन इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड राइट और लेफ्ट हैंड साइड। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है या तो राइट साइड या फिर थोड़ा सा लेफ्ट साइड हम झुका करके बनाते हैं। तो जर्नली हम ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को एक स्ट्रेट लाइन, जिसको कि या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड झुका करके बना देते हैं। इस तरीके से हम इसको बना देते हैं। यह लीजिए, ये जो है ये आपका हो गया ये वाला कार्बन कार्बन का बॉन्ड, जिसके अलोंग क्या हो रहा है? फ्री रोटेशन हो रहा है। That's right. The front carbon is shown at the lower point. अब इसका ये जो इथेन है, इसका जो फ्रंट कार्बन है ना, आगे वाला जो कार्बन है, इसको हम लोअर वाले पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर एंड से। ठीक है। वेयर एज रियर जो कार्बन होता है पीछे वाला, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका जो टॉप वाला जो होता है, अपर एंड होता है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों के दोनों कार्बन। आप हर एक कार्बन पर क्या जुड़े? तीन तीन हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं। अब इन हाइड्रोजन्स को कैसे जोड़ना है? ईच कार्बन हैज 3 लाइन अटैच टू इट कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 हाइड्रोजन एटम। अब 3 हाइड्रोजन एटम को 3 लाइन बना के प्रेजेंट करना है। बट ये 3 लाइन ऐसे बनाऊं या किस तरीके से बनानी है 3 लाइन? तो ये जो तीनों लाइन्स होती हैं, द लाइन आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर। ठीक है। तो क्या करना है? यहाँ से बेटा कार्बन कार्बन जिसके अलोंग रोटेशन हो रहा है, उस कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम क्या करेंगे? एक राइट हैंडेड टिल्ट जो लाइन है उससे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो फ्रंट वाला जो कार्बन होता है उसको लोअर एंड से प्रेजेंट करते हैं और रियर कार्बन को अपर एंड से प्रेजेंट करते हैं। और 3 लाइन हम यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की ओर जोड़ते हैं, और हाइड्रोजन की जो लाइन्स होती हैं उनको हम 120 डिग्री का एंगल बना करके जोड़ते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से 120 डिग्री का एंगल बना करके 3 हाइड्रोजन को, ऐसे इस पर 3 हाइड्रोजन इस तरीके से 120 डिग्री का एंगल बनाकर। ये अब देखिए, ये जो मैंने इथेन को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया, इसमें देखिएगा, इसमें ये जिस इसका ये जो स्टेबल वाला जो है स्टेशनरी जो मिथाइल ग्रुप है कार्बन हाइड्रोजन, इसका जो हाइड्रोजन है और उसका जो हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के स्ट्रेट सीधे है। ऐसे ये हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल सीधे में, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के बिल्कुल सीधे में है। इस तरीके का ये वाला जो आपका कॉन्फॉर्मेशन बना है, कहते हैं इक्लिप्सिड कहते हैं, दैट इज इक्लिप्सिड कॉन्फॉर्मर। ठीक है। इक्लिप्सिड कॉन्फॉर्मर है। और ये प्रोजेक्शन कौन सा है? डायग्राम कौन सा बनाया है हमने? कॉन्फॉर्मेशन कौन सा है? आइसोमर कौन सा है? ये इक्लिप्सिड। और इसका ये जो डायग्राम हमने जो बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है सोहार्श प्रोजेक्शन, दैट इज द सोहार्श प्रोजेक्शन। इस तरीके से हम सोहार्श प्रोजेक्शन बना करके, और ये जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से देख लीजिएगा। सोहार्श प्रोजेक्शन ऑफ इक्लिप्सिड और स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन का जो इक्लिप्सिड कॉन्फॉर्मेशन होता है, स्टेगर्ड जो कॉन्फॉर्मेशन होता है, उनका सोहार्श वाला प्रोजेक्शन, सोहार्श के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो ये कार्बन हो गए, ये हाइड्रोजन जो हमने 120 का एंगल बना करके रिप्रेजेंट किया है, ये लीजिए। अब इनके हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल सीध में है, तो इस समय इनका डिस्टेंस मिनिमम है। और ये वाला इक्लिप्सिड आपका कॉन्फॉर्मेशन है, और ये स्टैगर्ड वाला है। स्टैगर्ड वाले में देखिएगा, ये आपका कार्बन कांस्टेंट था, इसके हाइड्रोजन जहां थे वही है, और ये रोटेट होकर क्या हो गया? ये हाइड्रोजन यहाँ बीच में, ये ऊपर, ये नीचे आ गया। तो अब देखिएगा, ये हाइड्रोजन इन दोनों के बिल्कुल बीच में है, इन दोनों के बीच में ये वाला है, इन दोनों के बीच में ये वाला, और ये दोनों जो है उनके बीच में ये वाला है। इस समय इनके बीच का जो डिस्टेंस हो मैक्सिमम डिस्टेंस है, दैट इज स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर्स। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ये होता है सोहार्श प्रोजेक्शन। उसके बाद फिर आता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन देखिएगा, न्यूमैन के अकॉर्डिंग कैसे प्रेजेंट करते हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शन देख लीजिएगा। न्यूमैन जो प्रोजेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल को? कॉन्फॉर्मर जो आइसोमेरिज्म है या आइसोमर्स उनको। In this projection, the molecule is wide at CC bond head on,
बिल्कुल आँख के सामने से उठा करके सर के सामने रख करके मॉलिक्यूल को CC बॉन्ड की तरफ से देखना है। द कार्बन एटम नियर टू द आई इज रिप्रेजेंटेड बाई अ पॉइंट। ठीक है, क्या करना है, यहां पर आप खड़े हो गए हो, ले लीजिए इस तरीके से। ठीक है, यहां पर आप खड़े हो गए हो, तो जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को आपको क्या करना है, जो भी आपका मॉलिक्यूल है CH3 इथेन है या कोई और भी है, उसको बिल्कुल आपको उठा करके आंख के सामने से ऐसे देखना है। ऐसे देखेंगे तो ये कार्बन आपको दिखेगा, फिर बॉन्ड होगा, ये कार्बन बिल्कुल उसके स्टेट में बैक साइड में होगा, ये आपको दिखाई नहीं देगा। दैट्स राइट। तो अब ये जो कार्बन है ना, जो आपका कौन से वाला है, बिल्कुल जो आपका सबसे नियर वाला आंख के पास वाला जो है, इसको आपने एक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। दैट्स राइट, पॉइंट के थ्रू, इस कार्बन को एक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। और जो पीछे वाला हाइड्रोजन है वो क्या, वो पीछे वाला कार्बन उसका क्या करेंगे वो देखिएगा, अभी बताते हैं, पॉइंट के थ्रू। और 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू दैट फ्रंट कार्बन, इस कार्बन से जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनको आप क्या करेंगे, आर शोन बाई 3 लाइन्स ड्रो एट एन एंगल ऑफ 120 टू ईच अदर। 3 हाइड्रोजन जो इसके हैं उन तीनों हाइड्रोजन को आप क्या करेंगे, 120 डिग्री का एंगल बना करके इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। अब ये जो रियर वाला जो है, बैक वाला जो है, ठीक है ना, ये जो कार्बन है इसको क्या करना है, द रियर कार्बन एटम, द कार्बन एटम अवे फ्रॉम द आई, जो कि आंख से दूर है, उसको इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल, उसको आप क्या करेंगे, सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल बना करके रिप्रेजेंट करेंगे। ये बैक साइड वाला, ये फ्रंट वाला है, ये बैक साइड वाला है, रियर वाला कार्बन है, ये सर्कल बना करके। ठीक है, सर्कल एंड 3 हाइड्रोजन एटम आर शोन अटैच्ड to it by the shorter line draw at an angle of 120 to each other. That's right. अब उसके जो 3 हाइड्रोजन्स होते हैं उन तीनों हाइड्रोजन्स को क्या करना है, 120 डिग्री के ऊपर थोड़ी सी शॉर्टर लाइन बना करके रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, थोड़ी सी शॉर्टर लाइन बना करके रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से। ये लीजिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये लीजिए इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट था ये फ्रंट कार्बन हो गया, और ये सर्कल जो है पीछे वाला कार्बन हो गया, दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, और ये हाइड्रोजन हो गए। ये जो बड़ी वाली लाइन से है ये फ्रंट वाले के हाइड्रोजन से, और ये पीछे वाले के हाइड्रोजन से। अब देखिएगा मॉलिक्यूल कौन सा है, ये मॉलिक्यूल हमारा इथेन का। इसमें रोटेशन होता है, अरेंजमेंट बनते हैं, और अरेंजमेंट कौन सा बना है देखिएगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के सीध में है, एक दूसरे के सीध में, इसका मतलब क्लोजेस्ट है, और क्लोजेस्ट है तो ये कौन सा कॉन्फॉर्मेशन है, इक्लिप्सिड कॉन्फॉर्मेशन है। और उस इक्लिप्सिड कॉन्फॉर्मेशन के जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये प्रोजेक्शन मैंने बनाया है, कौन सा है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो कंप्लीट क्या होगा, कंप्लीट होगा न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ इक्लिप्सिड कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन। इथेन का जो इक्लिप्सिड कॉन्फॉर्मर है उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ इक्लिप्सिड कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन। चलिए, ये 2 डायग्राम है, इनसे आप समझ सकते हो, देखिएगा ये वाला न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन का कोडिंग प्रेजेंट किया है। न्यूमैन प्रोजेक्शन किसका, न्यूमैन प्रोजेक्शन है इथेन के, किस किस का, इक्लिप्सिड और स्टेगर्ड जो आइसोमर्स हैं या कॉन्फॉर्मर्स है उनका। ठीक है, तो यहाँ समझ सकते हो, ये फ्रंट कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ये बैक वाला सर्किल से, और ये हाइड्रोजन, ये थोड़ी सी शॉर्ट लाइन से लिखना है आपको। ठीक है, ये इक्लिप्सिड और ये कौन सा वाला है, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में क्या होता है, ये फ्रंट वाले के हाइड्रोजन और ये बैक वाले का हाइड्रोजन, दोनों के दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझना है डाइहेड्रल एंगल ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ टॉर्शन और डाइहेड्रल एंगल, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम कहते हैं डाइहेड्रल एंगल या एंगल ऑफ टॉर्शन या एंगल ऑफ रोटेशन। ओके, चलिए अब डाइहेड्रल एंगल के बाद में रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस। ये जो कॉन्फॉर्मर्स बने हैं इन कॉन्फॉर्मर्स की स्टेबिलिटी,
इनमें से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। देखिएगा, स्टेबिलिटी सीधा सीधा सा डिपेंड करती है एनर्जी पे। अगर कि दो चीज़ों के बीच में रिपल्शन अगर हाई है, याद रखिएगा, रिपल्शन रिपल्शन जो है वो अगर हाई, रिपल्शन अगर दो स्पीसीज के बीच में लगा है तो रिपल्शन जितना ज़्यादा लगेगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। तो रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एनर्जी के। अच्छा, दो अगर एटम मॉलिक्यूल स्पीसीज अगर अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे में अट्रैक्शन लगता है, तो याद रखिएगा हमेशा एनर्जी रिलीज हो जाती है। रिलीज हो जाती है इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी बाहर चली जाती है। अगर ये दोनों रिपेल कर रहे हैं तो इसमें एनर्जी इंक्रीज होगी, तो जितना ज़्यादा रिपल्शन लगेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी। अब देखिए, एनर्जी अगर ज़्यादा है तो फिर उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट्स राइट। दो एटम्स अगर हैं, अगर ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो देखिए इनका डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, डिस्टेंस दूरी पर अगर है, तो इनका रिपल्शन कम लगेगा। डिस्टेंस अगर छोटा है तो रिपल्शन ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब रिपल्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डिस्टेंस का, डिस्टेंस। ये लीजिए, अब अगर आपको इतना सा कॉन्सेप्ट याद है तो आप इनकी रिलेटिव जो स्टेबिलिटी है वो बता सकते हैं। ठीक है ना। देखिएगा, जो आपका इक्लिप्सिड जो कॉन्फॉर्मर होता है, उस इक्लिप्सिड कॉन्फॉर्मर जो होता है, उस कॉन्फॉर्मर के अंदर क्या होता है, इक्लिप्सिड वाला जो है, उस इक्लिप्सिड वाले में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं, ये हाइड्रोजन एक दूसरे के क्लोज होते हैं। इसका मतलब डिस्टेंस जो होता है ना, ये डिस्टेंस कम होता है। डिस्टेंस कम होने से रिपल्शन ज्यादा लगेगा ऑब्वियसली, तो मॉलिक्यूल जो है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो इक्लिप्सिड वाला जो होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, जबकि स्टैगर्ड वाला जो होता है उसके अंदर क्या होता है, स्टैगर्ड वाले में तो हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो दूर होते हैं। इसके हाइड्रोजन इस तरीके के हैं तो इसके हाइड्रोजन इस तरीके से होते हैं, इसका हाइड्रोजन नीचे है तो उसका ऊपर होता है। हाइड्रोजन जो है ना बेटा, वो दूर होते हैं, एक दूसरे के बीच में होते हैं, तो हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। अब डिस्टेंस जो है ये मैक्सिमम है तो रिपल्शन मिनिमम होगा, एनर्जी मिनिमम होगी, तो स्टेबिलिटी जो है ये मैक्सिमम होगी। तो जो स्टैगर्ड वाला जो होता है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, और स्क्यू वाला जो होता है वो इन दोनों के बीच का होता है। तो हाइड्रोजन का डिस्टेंस बीच का है, रिपल्शन बीच का, एनर्जी बीच की, स्टेबिलिटी भी मीडियम होती है। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, स्टैगर्ड वाला जो है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर स्क्यू की, और सबसे कम होगी इक्लिप्सिड कॉन्फॉर्मर्स होता है उसकी। द रिपल्सिव, अब इन सारी चीजों को हम एक बार रीड कर लेते हैं। द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विद अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हाइड्रोजन रिपेल करेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। ठीक है, और उस रिपल्शन को ही हम क्या कहते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन कहते हैं। Magnitude of torsional strain depend upon the angle of rotation about CC mode. This angle is also called dihedral angle or torsional angle. That's right, ये जो रिपल्शन होता है ये किस पर डिपेंड करता है, इनके एंगल पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंगल या फिर हाइड्रोजन का डिस्टेंस भी कह सकते हैं हम इसको इनडायरेक्ट में। इस समय इन दोनों का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है, जीरो है, दोनों एक दूसरे के क्लोज है, जीरो है। Of all conformers of ethane, the staggered form has the least torsional strain. Staggered जब होगा, ये एंगल जब ज्यादा होगा, स्टैगर्ड जब होगा, तो बेटा इनका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए मिनिमम रिपल्शन लगेगा, मिनिमम टॉर्सनल स्ट्रेन होगा, एंड द इक्लिप्सिड फॉर्म, द मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रेन, इक्लिप्सिड जो फॉर्म होती है उसमें मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रेन होता है। देयरफॉर स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्सिड कॉन्फॉर्मेशन। दैट्स राइट। तो हम सीधा सीधा सा उनका रिपल्शन से एक्सप्लेन करेंगे, रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बॉन्ड। दैट्स राइट। एंगल जितना बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगा, रिपल्शन कम होगा, एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जो स्टैगर्ड है आर मोर स्टेबल देन इक्लिप्सिड। चलिए, इसके बाद रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेशन, इसी में और पढ़िएगा और क्या कहता है। देखिए,
In staggered form of ethane, the electron cloud of carbon-hydrogen bond are as apart as possible. Staggered वाले में कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड जो होते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं। दैट्स राइट, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, जिससे क्या होता है, देयर आर मिनिमम रिपल्सिव फोर्स, जिससे इनके बीच में रिपल्शन सबसे कम लगता है, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। ऑन अदर हैंड इक्लिप्स्ड जो फॉर्म होती है, उसके अंदर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होते हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस होता है, इसलिए इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के, वो क्लोज होते हैं, रिजल्टिंग इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन ज़्यादा लगता है, एनर्जी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ the order of 12.5 किलोजूल पर मोल विच इज वेरी स्मॉल। ईथेन के लिए याद रखना है, ईथेन के लिए ये जो दोनों के दोनों फॉर्म होते हैं, इक्लिप्सिड वाला और स्टैगर्ड वाला, इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो 12.5 किलोजूल पर मोल होता है, और इतनी एनर्जी एनवायरनमेंट से रूम टेम्परेचर पर मिल जाती है। किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है? इक्लिप्सिड वाला जो है उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, और स्टैगर्ड वाले की एनर्जी इतनी क्या होती है? कम होती है। स्टैगर्ड वाला इतनी एनर्जी लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है? इक्लिप्सिड में। इक्लिप्सिड वाला इतनी एनर्जी लॉस करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए रूम टेम्परेचर पर ये दोनों कॉन्फॉर्मर्स जो होते हैं एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। जो भी मैंने बताया वही सुनिएगा, इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पर इथेन मॉलिक्यूल गेन थर्मल और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सफिशिएंट इनफ टू ओवरकम दिस एनर्जी बैरियर, दस राइट, थ्रू इंटरमोलिक्यूलर कोलिजन। इतनी एनर्जी उसको मिल जाती है, कहाँ से? कोलिजन के थ्रू। दस इट कैन बी सेड दैट रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन ईथेन ऑलमोस्ट फ्री फॉर ऑल practical purpose. It has not been possible to separate and isolate different conformational isomers of ethane. ईथेन के जो दोनों के या तीनों के तीनों जो conformational isomers बने हैं, इक्लिप्सिड, स्टैगर्ड और इस्क्यू वाले, इनको रूम टेम्परेचर पर सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ये कंटिन्यूसली एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, क्योंकि इनके बीच एनर्जी बैरियर जो है वो बहुत कम होता है, और इतनी एनर्जी इनको रूम टेम्परेचर पर कोलिजन के थ्रू मिल जाती है, या ये इतनी एनर्जी एनवायरनमेंट के साथ बहुत इजीली एक्सचेंज कर लेते हैं। दस राइट। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने जो देखा वो पढ़ा है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होती है? कार्बन कार्बन के बिटवीन या मॉलिक्यूल में सिंगल जो बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, उसके बिटवीन जब फ्री रोटेशन होता है तो मॉलिक्यूल के बहुत सारे अरेंजमेंट बनते हैं। मॉलिक्यूल के जितने भी अरेंजमेंट बनते हैं ड्यू टू फ्री रोटेशन, इन सबको हम क्या कहते हैं? कॉन्फॉर्मर्स या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या रोटामर्स कहते हैं। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहलाता है। सिग्मा बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन क्यों होता है? क्योंकि सिग्मा जो बॉन्ड होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, उसमें इंटरन्यूक्लियर जो एक्सिस होता है उसके अलोंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिस कारण से रोटेशन होने पर उसमें किसी टाइप का कोई चेंजमेंट नहीं आता है, जिससे फ्री रोटेशन हो जाता है और बहुत सारे अरेंजमेंट बनते हैं। ठीक है। टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होती है? टॉर्शनल स्ट्रेन जो है वो एनर्जी का बैरियर होता है, किसके बिटवीन? ये जो कॉन्फॉर्मेशंस बनते हैं उनके बिटवीन। ठीक है। और वो कहाँ से पैदा होता है? वो जो एटम्स वहां पर हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनके रिपल्शन से ये टॉर्शनल स्ट्रेन जो है ये क्रिएट होता है। अब हमें ईथेन का कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस पढ़ना है। तो ईथेन के अंदर दो मिथाइल ग्रुप होते हैं, उनमें से एक को हमने स्टेबल मान लिया, दूसरे को हम मूवेबल मानते हैं। मूवेबल वाला सिग्मा बॉन्ड का अलोंग जब रोटेशन करता है तो हाइड्रोजन्स के रिलेटिव पोजीशंस के अलोंग उनके बहुत सारे इनफाइनाइट जो है अरेंजमेंट बनते हैं, तो इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मर्स बनते हैं। उन इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मर्स को हमने कन्वीनियंटली 3 पार्ट के अंदर क्लासिफाइड कर दिया। पहला जो कॉन्फॉर्मर बनाया दैट इज इक्लिप्स्ड, दूसरा स्टैगर्ड, और बाकी के बीच में जितने भी इनफाइनाइट बचे वो होंगे इस्क्यू वाले। दैट्स राइट। फिर उनका हमने प्रोजेक्शन पढ़ा, शोहार्स और न्यूमैन। शोहार्स में क्या करना है? कार्बन कार्बन के बॉन्ड को एक राइट हैंडेड टिल्ट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर उसके बाद में जो फ्रंट वाला कार्बन है वो डाउन वाला जो पॉइंट होता है उससे, और जो रियर जो कार्बन होता है उसे हम जो
टॉप पॉइंट होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन्स को हम 120 डिग्री के एंगल के थ्रू लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन के अंदर क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को हम सीधा आंख के सामने से उठा करके देखते हैं, हेड ऑन पोजीशन से देखते हैं, ठीक है। जो फ्रंट कार्बन होता है उसे पॉइंट से, और लाइंस हाइड्रोजन्स को 120 डिग्री की लाइन से, और जो रियर कार्बन होता है उसे सर्कल से, ठीक है, और स्मॉल टाइप के लाइन बना करके उसके हाइड्रोजन्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी हमने देखी कि इथेन के जो तीन जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बने उनके स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होता है। तो स्टेबिलिटी के लिए हमने कहा कि डिस्टेंस अगर उनकी कम है हाइड्रोजन एटम्स की, ठीक है, तो रिपल्शन ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम होगी। तो उस हिसाब से हमने देख लिया कि जो स्टैगर्ड होता है उसमें हाइड्रोजन का डिस्टेंस ज़्यादा है, कौन से वाले हाइड्रोजन, जो स्टेशनरी मिथाइल है वो, और मूवेबल जो मिथाइल है वो, उनके बीच में रिपल्शन कम और स्टेबिलिटी ज़्यादा। और यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस होता है दोनों के बीच में वो 12.5 किलो जूल पर मोल होता है, जो कि बहुत कम है। इतनी एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट के थ्रू वहाँ पर इजीली एक्सचेंज हो जाती है, जिससे ये जो कॉन्फॉर्मर्स होते हैं एक दूसरे में रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, और रूम टेम्परेचर पर इनको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ एल्केन जो है वो एल्केन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इट शुड बी अबाउट एल्कीन्स। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।